नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं सरोज सिंह एक बार फिर से उपस्थित हूँ। मातृभाषा हिंदी की सेवा में परिवर्तन साहित्यिक मंच का प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है कुछ बातें, कुछ कविताएं, जिसमें बातें होती हैं, गीत होते हैं, गजल होती है और कविताएं होती हैं और बात होती है समसामयिक विषयों पर। समसामयिक विषयों की बात की जाए तो बीते हुए कल का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही लोकप्रियता उसको मिली हुई है। जैसा कि मैं कहूँ, काफ़ी कुछ बोला गया उस दिवस के लिए, काफ़ी कुछ कहा गया। जी हाँ, कल दिवस था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसमें महिलाओं को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ दी गईं। लेकिन एक दिन साल में इस तरह से बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देने से क्या महिलाओं को उनके अधिकार मिल जाएँगे? क्या महिलाओं की जो स्थिति समाज में होनी चाहिए, वो स्थिति उन्हें मिल पाएगी? उनकी वो पोज़ीशन वो अपनी हासिल कर पाएँगी? महिला हमारे समाज का 50% भाग, 50% आबादी है और उसकी जो समाज में उसका जो दर्जा होना चाहिए, वो अभी तक उसे नहीं प्राप्त हो पाया है। कहीं-कहीं बहुत विकसित देशों में है जो है, वहाँ तो बहुत कुछ हद तक कुछ चीज़ें आ गई हैं सामने, लेकिन अभी हमारे देश में इन विषयों पर बहुत अधिक काम करने की ज़रूरत है। महिलाओं को कल बहुत बधाई और शुभकामना संदेश मिले। शुभकामना संदेश देने वाले पुरुष ही थे। जिनमें से कुछ पुरुष महिलाओं को तो इंसान ही नहीं समझते हैं, बस एक सामान समझते हैं। यही घटिया सोच हमेशा बाधा उत्पन्न करती है महिलाओं को एक सुरक्षित समाज देने में, खुलकर जीने में, खुलकर हँसने में। ये बात मैं किसी अपने लिए या कोई मैं महिला हूँ इसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है, सुना है, लेकिन एक व्यक्तित्व जो होता है वो हमारी आँखों के सामने हमेशा रहता है, हमारी माँ। उसने अपनी ज़िंदगी कैसे जी है, कैसी होती है उनकी अपनी हँसी, कुछ कैसी होती हैं उनकी अपनी खुशियाँ, अपने पति में उनकी खुशी, अपने घर में उनकी खुशी, अपने परिवार में उनकी खुशी। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता है, फिर भी वो खुश रह लेती हैं। तो इसी भावना को देखते हुए मैं कुछ कहना चाहूँगी, 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। एक माँ के लिए, एक महिला के लिए, प्रकृति माँ ने हमें बनाया। प्रकृति माँ ने हमें बनाया, जिस प्रकृति ने बनाया वो भी माँ ही है। प्रकृति माँ ने हमें बनाया, धरती माँ ने हमें बसाया। प्रकृति माँ ने हमें बनाया, धरती माँ ने हमें बसाया, भारत माता ने घर-बार दिया। जिसने हमें घर-बार दिया वो भी एक माँ ही है। भारत माता ने घर-बार दिया, माँ की कोख से ही जन्म लिया। फिर भी तुम कहते हो, फिर भी तुम कहते हो, औरत मर्द से नीची है। फिर भी तुम कहते हो, औरत मर्द से नीची है, वो मर्द की बराबरी करना चाहती है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कल के विषय के उपलक्ष्य में और अपना आगे का प्रोग्राम शुरू करते हुए मैं अपने 2 मेहमान साहित्यकार कवियों का अपने प्रोग्राम में स्वागत करना चाहूँगी। हमारी मेहमान हैं विनीता बरनवाल जी उत्तर प्रदेश से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तेज प्रताप कुमार तेजस्वी जी जो बिहार से हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं रूबरू होना चाहूँगी तेज प्रताप तेजस्वी जी से, जिनकी हाल ही में एक किताब आई है, जिसकी चर्चा हमारे परिवर्तन साहित्यिक मंच के प्रोग्राम कुछ बात किताबों की दुनिया में हुई, तो उसको मैंने देखा। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत मतलब उसको
पढ़ने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और तो तेज प्रताप जी, आपसे रूबरू होते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुक्रिया मैम। मेरा निवेदन है, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। शुक्रिया मैम आपका, और मंच पर उपस्थित वर्णिता वर्णवाल मैम का, विनीता वर्णवाल मैम का और सरोज मैम, आप दोनों को नमन। आपने आज की चर्चा ही इस बात से शुरू कर दिया है, स्त्री विमर्श और स्त्री संवेदना से जुड़े हुए, और उनमें विनीता भी जी, माँ की अगर आपका ममता, माइक ऑन हो तो उसको बंद कर लीजिए। और उनमें भी माँ की ममता से मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मैं अपने बारे में ये बताते चलूं कि मैं वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूं, और विगत 4 वर्षों से नीट जेआरएफ को तेज इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ऑनलाइन मंच पर पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा अपना मंच है। कोरोना काल में मैंने इसकी शुरुआत की थी, और लेखन से जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करता हूँ। विशेष मैं अपने बारे में नहीं कहूँगा, बहुत सारी बातें कही जा चुकी है और बहुत लोग जान भी रहे हैं। कविताओं के माध्यम से करता हूँ, क्योंकि मैम ने माँ पर कविताएं सुनाई। मैंने भी माँ पर कहीं, इस संग्रह में 3-4 कविताएं मेरी माँ पर है। साहस बोल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो एक छोटी सी कविता से इसका शुरुआत करता हूँ, जिसका शीर्षक है माँ का घर। और वह कविता इस संग्रह में पृष्ठ संख्या 54 पर है, और छोटी सी 8 पंक्तियों की कविताएं हैं। इनमें आपको मिट्टी की महक मिलेगी, माँ का ममत्व मिलेगा, और एक बड़े शहर में जो अपने परिवेश से दूर होकर के बड़े शहर में रहते हैं, उन्हें घर की कैसी याद आती है, हम जैसे लोगों को, हम जैसे छात्रों को कैसी याद आती है, उनमें ये सारे तत्व देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। मिट्टी से बना घोंसला संगमरमर जैसा तैयार है। मिट्टी से बना घोंसला संगमरमर जैसा तैयार है। चारों ओर दीवारें बांस बत्ती की, चारों ओर दीवारें बांस बत्ती की, माँ के हाथों का श्रृंगार है। यह महल तुच्छ सा लगता है, यह महल तुच्छ सा लगता है, ये सब फ्लैट मकान बेकार है। यह महल तुच्छ सा लगता है, सब फ्लैट मकान बेकार है। यह खाला का घर नहीं है, यह खाला का घर नहीं है, यह प्रेम का हरिद्वार है। यह खाला का घर नहीं है, यह प्रेम का हरिद्वार है। हम तरसते रहते हैं, हम तरसते रहते हैं, क्योंकि माँ का घर घर नहीं, अनंत प्यार का सार है, अनंत प्यार का सार है। आप मैम, आप मंच संचालन कर रही हैं, आपका जो भी आदेश होगा उसके तहत मैं अपनी बातें करता जाऊंगा। आपका ये आदेश हुआ था कि संक्षिप्त परिचय देते हुए, और मैंने उस सीमाओं को भी क्रॉस कर लिया, एक कविता का पाठ कर दिया। तो आपका जो भी आगे आदेश होगा उसके अनुसार हम बात करेंगे। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है शायद। सर, आप अपनी एक रचना और हमारे पटल पर रखिए, उसके बाद हम विनीता जी से बात करेंगे। मैम, आपने पिछले जब व्याख्यान को देखा होगा, तो जी अभी आप इस बात से चिंतित नजर आ रहे थे, आपके बातों में वो चिंता नजर आ रही थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही महिलाओं की बात करते हैं, और जी पुरुषों के द्वारा बात तो बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन उसी पुरुष के द्वारा, जिस पुरुष को माँ मतलब सृष्टि में और उन्हें निर्मित करते हैं, उसी पुरुषों के द्वारा उनका किस तरह से प्रताड़ना होता है, समाज उनके साथ कैसा बिहेव करता है। मैंने कल के पाठ में मैंने वो कविताएं पढ़ी है, लेकिन यह जी परिवर्तन साहित्यिक मंच बड़ा मंच है, इस मंच पर भी मैं वो कविताएं पढ़ना चाहता हूँ। वो लंबी कविताएं हैं। उसमें मैं एक ऐसी स्त्री की संवेदना है जो पंचायती राज व्यवस्था की भी मारी होती है,
समाज की मारी होती है और परिवार की मारी होती है। मैं उस कविता को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक स्वागत है है सर। जी, कविता का शीर्षक है मैम, 1 मिनट। रूपा एक लड़की सर, थी। यह पृष्ठ सं तेजस्वी तेजस्वी सर, आपकी आवाज़ बहुत कट-कट के आ रही है। जी, अब जा रही आपकी है मैम? आवाज़ क्लियर नहीं है। आवाज़ जा रही है मैम अब? जी आ हाँ, रही है, अब तो लेकिन पता सही नहीं आई। क्यों कट-कट के मतलब शब्द पूरे नहीं हो रहे हैं, वो कट-कट के आ रही है। वो नेटवर्क इश्यू होगा मैम, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो जाता है। तो एक अगर ऐसी बात है तो 1 मिनट मुझे दीजिए। विनीता बरनवाल जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी मैम, जी। सरोज दी, मुझे आपकी आवाज़ आ जी, रही है। मैम सर आपका की मैम बहुत-बहुत आवाज़ भी आ रही है, स्वागत है। पर बहुत कट जी, जी, तेजस्वी जी, शुरू जी करिए मैम। सर। आपको और मेरी मैम आवाज़ ये मिल रही है? हाँ मैम, आपको मेरी जी, आवाज़ जा रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन वो खरखराहट सी है आपकी आवाज़ में। अब नेटवर्क अच्छा, प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। हाँ, कुछ साउंड में प्रॉब्लम है, माइक में हो या जो भी हो, आप उसको देख लीजिए। जी, तब तक मैं विनीता जी से बात करती हूँ, आप जी उसको एक मैम। बार चेक कर लीजिए। विनीता जी, आपको आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और मैम, जैसा कि हमारी परंपरा है, हमेशा का हमेशा का ये रहता है कि हमारे साहित्यकार जो आते हैं वो अपना परिचय हमारे दर्शकों को देते हैं, अपने बारे में कुछ बताते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सर्वप्रथम मैं इस मंच को सादर नमन करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, इस मंच ने मुझे ये अवसर दिया कि यहाँ मैं आऊँ। साहित्यिक परिवर्तन साहित्यिक मंच एक नाम है, उस पर जुड़ने का अपना एक अवसर मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से कि जब हमें कहा जाता है कुछ अच्छा करने के लिए। मैं विनीता बर्नवाल मिर्ज़ापुर की रहने वाली हूँ, एक साधारण गृहिणी हूँ मैं। मेरी कोई पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है। मैं अभी लेखन के क्षेत्र में एक तरह से कहिए कि पहली बार कदम रख रही हूँ, नई-नई हूँ। कुछ रचनाएँ लिखी हैं मैंने, कहीं-कहीं मेरे पोस्ट हुए हैं, पर बहुत विस्तार रूप से नहीं, एक छोटे ही से स्वरूप से। जी, बस लिखने का शौक है, तो थोड़ी बहुत लिखती रहती हूँ और सोशल मीडिया पे पोस्ट मेरे पड़ते रहते हैं। इसी तरीके से बस मैं अपनी रचनाओं का आरंभ करती आई हूँ अभी तक। जी, आज माँ से आपने शुरू किया, तो आज मैं भी कुछ जी, कहूँगी। जी, मेरी रचना का नाम ये माँ के लिए नहीं है, एक तरह से कहिए सभी के लिए है, स्त्रियों के लिए ही है। माँ को भी हम लिख कहते हैं कि कह सकते हैं एक तरह से, इसी तरीके से है ये। मेरी रचना का नाम जी। था संघर्ष की मोती। हम कितना भी स्वागत है संघर्ष मैम। कर हम कितना भी संघर्ष कर लें, पर गिनती हमारी होगी नहीं। बहुत छोटी-सी बात है, घर की मुर्गी साग बराबर। ये बिल्कुल, गृहिणियों बिल्कुल। की हाँ, ये गृहिणियों का एक टाइटल है, हम लोगों को मिलता है जी, कि ये गृहिणियों का टाइटल है। फिलहाल अब तो बहुत बदल गया है समय। शुरू करती हूँ मैं अपनी एक कविता छोटी-सी, जी, संघर्ष की मोती। अक्सर जी, स्वागत है खो मैम। जाते हैं एहसास अक्सर खो जाते हैं एहसास, लफ्ज़ों की भीड़ में। खुल जाता है हर राज आँखों की पीर में। अगर किसी शख्स से उसका दर्द पूछना हो तो उनकी आँखें देखिए, झलक उठेंगी उनकी आँखों में दर्द। 2 आँसू ही नहीं, उनकी मुस्कान के भी अश्रु में दिख जाएँगे। अक्सर खो जाते हैं एहसास लफ्ज़ों की भीड़ में, खुल जाता है हर राज आँखों की पीर में। तुम खामोश रहकर सब कुछ कह देती हो, कैसे? कैसे तुम इतना सह लेती हो? चेहरे के भाव से तुम परिभाषित हो जाती हो। कैसे, कैसे तुम इतना सह लेती हो? अश्कों के तकिए पर तुम बेखौफ कैसे सो लेती हो? पहचानो खुद को भविष्य के लिए, पहचानो खुद को खुद के भविष्य के लिए। तुम सागर की गहराई में छिपी स्वर्णिम सीपी के पल में पली बढ़ी एक
संघर्ष की मोती हो, तुम एक संघर्ष की मोती हो। ये मेरी पहली रचना थी, बहुत सुंदर, संघर्ष की बहुत मोती। सुंदर आपकी रचना, संघर्ष के मोती। मेरी दूसरी रचना है, आज की इस बिज़ी लाइफ़ में किसी के पास समय नहीं है। सब यही सोचते हैं इतना शेड्यूल बिज़ी है, कैसे समय निकालें, कैसे पहुँचे, क्या करें, क्या ना करें। तो इसके जी, लिए थोड़ा-सा मैंने कुछ लिखा। लौट आना पुरानी तंग गलियों के चौखट पर। इस रचना का मैंने नाम दिया था फुर्सत, कि फुर्सत जी, नहीं है किसी के पास, तो स्वागत है मैम। इसी मैंने लिखा था। लौट आना पुरानी तंग गलियों के चौराहे पर, अगर मिले फुर्सत तुम्हें। उड़ गए घर के परिंदे, सूना पड़ा है आंगन मेरा। लौट आना पुरानी जंग लगी उम्र की राह पर, अगर मिले फुर्सत तुम्हें। मैं पिता अश्क ना दिखाऊंगा कभी तुम्हें, पर माँ की ममता कहती है आज भी वही सवाल। बड़ी तड़प पूछती है, कहती है और पूछती है बार बार, शहर की चादर इतनी सुनहरी क्यों? शहर की चादर इतनी सुनहरी क्यों? माँ के आंचल से लौट आना पुरानी तंग गलियों में के चौराहे पर, अगर मिले फुर्सत तुम्हें, अगर मिले फुर्सत तुम्हें। जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दी, सुंदर, धन्यवाद बहुत सर। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपकी रचना है। एंड तेज प्रताप जी। जी मैम, आवाज जा रही है मैम? जी, हाँ, अब पहले से कुछ क्लियर है। और जी मैम। मैं आपसे जानना वो चाहूंगी, आप कह रहे हैं आप पीएचडी स्कॉलर हैं। जी, जी मैम, तो कुछ आपका कविताओं। लेखन और पठन ही मुख्य कार्य है आपका। तो जी मैम। आप किन किन विधाओं में लिखते हैं? मैम अभी तो आलोचना भी लिख रहा हूँ मैं। मेरी पहली किताब आलोचना ही आने वाली थी, लेकिन जी, कुछ योजनाओं को लेकर के और कुछ प्रूफ रीडिंग वगैरह को भी लेकर के चीज़ें वो उसको मैंने स्थगित स्थगित कर दिया। तो कविताओं का जी, संकलन भी मैंने कविताओं को ही लाया पहले, क्योंकि शुरुआत भी मेरी कविताओं से ही हुई थी। आलोचना लिखता हूँ, संस्मरण लिख रहा हूँ मैम, और कविताएँ लिखता हूँ, और आलेख वगैरह, तो इस तरह का लेखन है अभी तत्काल जी, रूप में। लेकिन मूलतः इन्हीं 3 चीज़ों के आस-पास मेरी चीज़ें घूम रही है। आलोचना में ज़्यादा दिलचस्पी है, डायरी डायरी भी लिख रहा हूँ मैं, डायरी लेखन में भी मेरी रुचि है। तो अभी तत्काल इन 3-4 बिंदुओं के बीच में मैं घूम रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपने बताया कि आप गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखते हैं। तो जी। सर, अपनी कोई और रचना हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। अब मैम एक वो कविताएँ मैं सुनाना चाहता था, जिसमें मैंने कहा था कि स्त्री की संवेदना है, स्त्री को जो समाज, परिवार और पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो अन्याय उनके साथ किया जाता है, उसको केंद्रित एक कविता है, लंबी कविता है। थोड़ा जी, समय लग जाएगा 5 मिनट के आसपास, तो मैं बिल्कुल, कविता ही बिल्कुल, स्टार्ट करता हूँ। स्वागत है सर। रूपा एक लड़की थी, रूपा एक लड़की थी, शीर्षक है इसका। रूपा एक लड़की थी, गरीबी की मारी थी, वह काली थी, कलूटी थी, किस्मत की वह खोटी थी। रूपा की शादी हुई, जिंदगी की बर्बादी हुई। ससुराल वाले पैसे के लोभी, ससुराल वाले पैसे के प्रेमी थे, पति रूपों के लोभी थे। जिंदगी की शुरुआत अच्छी हुई, कुछ महीनों में ही वह बुरी हुई। मिलने लगा गाली भरमार, हृदय भेदती यह संसार। ईश्वर की वह मारी थी, परिवार पर भारी थी। बारिश हुए बारिश हुई, लात जूते धड़ाम धड़ाम। बारिश हुई, लात जूते धड़ाम धड़ाम, उन्हें पिसती गई काम काम। परिवार अनुयायी क्रूर बना, एक महिला पर शूरवीर बना। जिंदगी मौत सी लगने लगी, वह ससुराल नेहर आने जाने लगे। यह खेल बहुत पुराना है,
समाज बंद कब करना चाहा है। यह दौर यूं ही चलता रहा, रूपा का आंतरिक सौंदर्य बढ़ता रहा। पानी सर से ऊपर बढ़ा, जान बचाने की गुहार लगाई। वह आ गई समाज के पास, समाज भेज दिए परिवार के पास। रूपा रात रात भर मार खाती थी, अपनी आवाज भी नहीं निकाल पाती थी। वह सिसकती थी, अपनी चीख भी दबा लेती थी। इस तरह भी उनकी जिंदगी न आसान हुई, पति परमेश्वर का घर भी उनके लिए शमशान हुई। वह नरद की किरकिरी बनी, सासू माँ की सिरफिरी बनी। वह कष्ट लिखाकर आई थी, उसी कहाँ वह पाई थी। शक्ल सूरत से पति के लिए भूतनी थी, इसलिए उनकी रग रग टूटनी थी। पुनः हुआ उन पर प्रहार, टूट गया रिश्तों का दीवार। पंचायत बैठी बैठे सरदार, कर दी उनकी इज्जत तार तार। दोनों तरफ से बहसें चली, रूपा न्याय की सामाजिक आग में झोंकी गई। दोनों तरफ से बहसें चली, रूपा न्याय की सामाजिक आग में झोंकी गई। हुई बहुत हुज्जत हुज्जत, दोनों तरफ से तक चले लतम जुत्तम। हुई बहुत हुज्जत हुज्जत, चली दोनों तरफ से लतम जुत्तम। पंच परमेश्वर थे मौन, दिमाग शून्य बुद्धि कौन। किसी तरह दोनों दल शांत हुए, शरीर वहां क्लांत हुए। निर्णय लेना कठिन था, फैसला छिन्न भिन्न था। फिर पंचायत ने हिम्मत बांधी, निर्णय रूपी सूली पर रूपा को टांगी। फैसला बड़ा अद्भुत था, रूपा का दुख भूत भविष्य वर्तमान था। फैसला बड़ा अद्भुत था, रूपा का दुख भूत भविष्य वर्तमान था। उसे दूसरी शादी स्वीकार करनी पड़ी, उसे दूसरी शादी स्वीकार करनी पड़ी। पंच परमेश्वर के आगे सर झुकानी पड़ी। उनकी जिल्लत भरी जिंदगी बाकी थी, मजबूत हाथ थोड़े थामे थे। वह बार बार कराहती रही, पुरुष रूपी सत्ता पर, पुरुष रूपी सत्ता उसे हर बार दबाती रही। वह बार बार कराहती रही, पुरुष रूपी सत्ता उसे हर बार दबाती रही। इस बात पर वह भड़की थी, रूपा एक लड़की थी, पंचायती राज व्यवस्था पर भड़की थी। तो ये कविताएं थी मैं मेरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एक कहानी जो कविता के रूप में आपने सुनाई, बहुत ही यथार्थपरक और बहुत ही अंतर मन को झकझोर देने वाली चीजें हैं, जो कि आपने एक कहानी के रूप में, कविता के रूप में कहानी को प्रस्तुत किया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में रोज ही हम लोगों की आंखों के सामने आती हैं कि लोग कहाँ से इतनी शक्ति लाते हैं अन्याय करने की। एक बहू को मतलब इंसान में क्या बताऊं, क्या समझते हैं लोग। आप देखिए अभी भी गांव में या शहरों में भी जो सास ससुर के साथ जो बहुएं रहती हैं, उनका भी कोई बहुत बड़ा उनमें परिवर्तन नहीं है। वैसे ही थोड़ा बहुत अंतर है, और बाकी वही दहलीज के अंदर रहना, बाहर निकलना। तो मैं अब भी यहाँ लखनऊ जैसे शहर में मैं देखती हूँ कि घूंघट निकाल के ही बहू बाहर निकलती है। तो ये सारी चीजें हैं, घर के अंदर उनके साथ क्या होता है ये वही जानती हैं, एक भुक्तभोगी ही जानता है, या जिसने बहुत नजदीक से देखा है वो जानता है। तो ऐसी सारी चीजें जो कि बड़े आराम से खत्म की जा सकती हैं, लेकिन उनको बहुत ही सहूलियत से चलाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। ये विडंबना है हमारे समाज की। और आप जैसे पुरुष हैं, अधिकांश पुरुष हैं जो कि मानवता में विश्वास रखते हैं और मानवीय व्यवहार और चाल चलन जो भी है उनमें विश्वास रखते हैं, उनको मानते हैं। लेकिन कुछ, सब पुरुष ऐसे नहीं है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही निम्न स्तर की सोच रखते हैं कि उनका काम ही क्या है, घर में रहना, बच्चे पैदा करना। मैंने एक अच्छे अच्छे ऑफिसर के मुंह से सुना है कि औरतों को तो बस घर में रहना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए, और जहां पर भी बाहर निकलने की बात करें तो मैंने अपने मतलब ऐसे कानों से सुना उस इंसान, तो बेल्ट उठानी चाहिए, ये बोल रहा था वो इंसान।
तो इस तरह के लोग जब जब तक हैं हमारे समाज में, तो ये समाज से ये इसको हम गंदगी ही कहेंगे। तो ये गंदगी कहीं न कहीं दिखती रहेगी। और विनीता वर्णवाल जी, जी दी, आपने बोलिए। अपने परिचय में बताया कि मैं हाउस गृहिणी ही हूँ, और बड़ी खुशी से आपने हंसते हुए स्वीकार किया कि मैं गृहिणी हूँ, वो जिनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये चीज भी हम लोग कितने हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं और फिर उसी काम में लग जाते हैं। तो दी ये बात भी ये कोई है ना, सोच देखिए ज्यादा नहीं, मैं यही बात कहना। ये है, गृहिणी हूँ, मैं गृहिणी हूँ, पर बंदिशों में नहीं हूँ दी। मैं इस चीज से नहीं कहूंगी, बंदिशों में नहीं रही, गृहिणी हूँ। मतलब कोई ऐसा सोशल उसको कुछ वर्किंग फॉर्म नहीं करती मैं, जो भी करती हूँ घर से करती हूँ। मैं आज अपने साहित्य के क्षेत्र में हूँ भी तो घर से ही हूँ। इस वजह से ये नहीं कि देखिए, गृहिणी हूँ तो आप गृहिणी हैं, और गृहिणी हर महिला है, चाहे वो बाहर काम कर रही हो हाँ, या घर हाँ, के सही बात बाहर है। ना कर रही हो, हर महिला गृहिणी है। और आप अगर कोई बात कहें या मैं कहूं, तो अपने लिए या अपनी ही लाइफ को लेके ये बात नहीं होती है। ये बस जो यही भी बात है बातें दी। होती हैं, बहुत बड़े समाज में देखने के बाद में कोई बात, एक कोई सेंटेंस दिया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपने या हमने, आप जैसे वैसे ही मैं, कितने आसानी से हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं। बाहर की फील्ड में जाके देखिए, जरा जरा से काम के लिए कितनी लड़ाई होती है। लोग जरा सा कुछ भी एक दूसरे से बढ़ के बिल्कुल, करना नहीं चाहते। आप देखिए कि कहीं कहीं लड़के रहते हैं, दो चार लड़के एक साथ मिलके रहते हैं और कैसे वो काम बांटते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में कोई बहू है, तो काम के बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सब, सारा काम, सारी जिम्मेदारी, ऊपर से एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो ईश्वर भी नहीं कर पाया, ससुराल वालों को खुश रखने की जिम्मेदारी। नहीं इंसान दी, को कभी मेरे यहाँ मैं इस चीज से बहुत फ्री हूँ। मेरी फैमिली इस मैटर में बहुत अच्छी है, बहुत ओपन ओपन नेचर की है। मेरे घर यहाँ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम लोगों को कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, मैं देखती हूँ आगे बहुत से लोग मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी ये चीज है कि वो इतने ओपन नहीं हो सकते, नहीं कुछ कर सकते। मैं थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, बस अपनी मर्जी के ऊपर है। आप जो अपनी मर्जी से कर सकती हैं हाँ करिए, ऐसा कुछ नहीं। है। नहीं, ऐसा नहीं है कि समाज में ऐसी महिलाएं नहीं है जो अपने मन से काम हाँ, नहीं कर सकती हैं, या हर कोई सताई जा रही है। कुछ यही बात है, उदाहरण हर लाखों किसी में, को ये करोड़ों में। प्रतिबंध नहीं मिलते। हाँ, हाँ दी, ऐसे भी आते हैं कि पुरुष भी कहीं कहीं प्रताड़ना का शिकार होते हैं। ऐसा बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल हर दी, बात बिल्कुल। एकदम अक्षरशः वो। लेकिन हाँ, जहां पर मेजोरिटी ऑफ नंबर देखा जाए, तो हमारी बहुएं हैं, तो उनको थोड़ा बहुत ज्यादा ही सहना पड़ता हाँ, है। तो आपने जैसा कि कहा कि मैं हाउस होल्ड हूँ, और हाउस होल्ड क्या, वो कहना आप सही नहीं, आप हाउस मेकर हैं। और एक घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। उस घर बनाने के बिजी शेड्यूल से आप अपने लिखने के लिए समय कैसे निकालती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। ये मेरा शौक है दी, कि ये मेरा जी शौक है। और कहते हैं ना, समय कितना भी बाद दिले, अगर किसी चीज की चाह हो तो वो मिल ही जाती है। बस मेरी चाह जब होती है, जब मैं थोड़ा बहुत भी अपने लिए फ्री होती हूँ, तो बैठती हूँ अपनी डायरी के साथ। मैं शुरू से लिखती आई हूँ दी, ये नहीं था कि कुछ नया या शादी के बाद नहीं। मैंने नियर अबाउट 7th या 8th क्लास से ही लिखना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था। पहले दोस्तों पे लिखा करती थी, कुछ इतनी जानकारी नहीं थी मुझे, इतनी नॉलेज नहीं थी। तो दोस्तों पे लिखते-लिखते फिर सर एक मिले, तो उन्होंने बताया, उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया। तो फिर मैं एक पोएट्री लिखने लग गई। फिर धीरे-धीरे इसी तरह करते-करते बढ़ी मैं। थोड़ा-थोड़ा मैंने लिखना छोड़ा नहीं, कभी मैं कभी कहीं पोस्ट नहीं कर पाई, कहीं किसी को भेज नहीं पाई, कहीं इसको प्रकाशित नहीं करवा पाई, पर मैंने लिखना छोड़ा नहीं। मैं बाद में भी लिखती थी। ससुराल आई तो भाभी लोग कहती थी, जेठानियाँ कहती थी, "क्या लिखती हो?" लेकिन आज मैं जानती हूँ, मैं जो लिखती थी वो कितना रंग लाया है। कि मुझे अभी मैं एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, सत्या होप टॉक, कवि के साथ कॉफी पटल एक हमारा है बनारस का, बहुत अच्छा ग्रुप है। उन्होंने मुझे मैं उनसे जुड़ी, उन्होंने मुझे अभी ये 8 तारीख के लिए सम्मानित भी किया, मेरी मुझे। जी, इसी तरह से हाँ, थोड़ा-थोड़ा करके दी बस आगे बढ़ रही हूँ, इसी तरह थोड़ा-थोड़ा अपना पैर आगे बढ़ा रही हूँ, हो जाए अच्छा है बहुत मेरे खूब। लिए भी। जी, आपका शौक है और आप लिखती रहें ऐसे ही।
और अपनी रचना कोई हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे हम सब उसका बिल्कुल आनंद दी, उठाएं। बिल्कुल जी, दी। मैं जब भी लिखती हूँ ना, तो मेरे पति परमेश्वर कहते हैं कि क्या लिखती रहती हो? वो जब आएँगे अपने काम से बाहर से तो कहेंगे ज़रूर कि क्या लिख रही हो? तो आज मैं उनके लिए कुछ कहूँगी। मैंने उनके लिए भी एक कविता लिखी थी। बिल्कुल स्वागत है। तब मैंने नाम रखा था, सच्चा साथ हो तुम। हुँ, मैं अर्धांगिनी तुम्हारी, मैं अर्धांगिनी तुम्हारी, तुम मेरे महादेव हो। मेरा हर श्रृंगार हो तुम, शब्द रहित मन के भाव हो तुम। जीवन नैन के पतवार हो तुम, मेरे कलम की अल्फाज हो तुम। क्या कहूँ तुम्हें, क्या कहूँ तुम्हें, क्या लिखना चाहती हूँ? क्या कहूँ तुम्हें, क्या लिखना चाहती हूँ? तुम दीप, मैं ज्योति, तुम किस्मत की सीपी में बंद मेरे स्वर्णिम मोती। इस विनीता की शान हो तुम मेरे जीवन की अभिमान हो तुम। क्या कहूँ तुम्हें, क्या लिखना चाहती हूँ? मेरे सांसों की आस हो तुम, जीवन की पूंजी जैसे पास हो तुम अवर्णीय, तुम अतुलनीय, 7 फेरों के बधी गाँठ का सच्चा साथ हो तुम, सच्चा साथ हो तुम। ये रचना मैंने उन्हीं के लिए लिखी। वो हमेशा मुझसे पूछते बहुत रहते, सुंदर, "क्या लिखती हो?" मैंने कहा बहुत आज आपको मैं सुंदर। बताऊँगी अपने प्रोग्राम में कि मैं क्या लिखती हूँ। आज मैंने ये उन्हीं के लिए बनाया था। मैं बोलूँगी ज़रूर। कहा ठीक है, सुनते हैं तुम्हारी रचना को ठीक। चलिए मैम, बहुत अच्छी है आपकी रचना और अपनी एक और रचना प्रस्तुत करें मैम। इस रचना का शीर्षक मैंने रखा था दूर की तलाश। जी, कभी-कभी मन करता है कहीं दूर चले जाएँ। ना कोई हमें ढूँढ पाए, ना कहीं हम किसी को मिल पाएँ। होता है हुँ, कुछ-कुछ, कभी-कभी। तो इसी की जी, को लेके मैंने लिखा था एक रचना, दूर की तलाश। चल, कहीं दूर चलते हैं, चल, कहीं दूर चलते हैं। ना रिश्तों के बंधन मिले, ना ज़िम्मेदारियों का मिले बस्ता, ना यादों का पिटारा खुले, ना खुले सुख-दुःख की पगडंडियों वाला रास्ता। चल, कहीं दूर चलते हैं, चल, कहीं दूर चलते हैं। आशा, अभिलाषा की दुकान से परे, सत्य, असत्य की राग से बिना उलझे, खुद के लिए सुकून वाली एक राह बुनते हैं। चल, कहीं दूर चलते हैं, चल, कहीं दूर चलते हैं, जहाँ शांति की चौखट हो, इत्र से सुगंधित प्रांगण हो, हरियाली से लिपटा धरा का आंचल हो, बीघों की चहक से गुंजित इंद्रधनुष से बना अंबर हो। न पहचान हो, न अभिमान हो, खुद के लिए सुकून वाली एक राह बुनते हैं। चल, कहीं दूर चलते हैं, चल, कहीं दूर चलते हैं। धन्यवाद दी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आपकी कविता, आपकी रचना। तेज प्रताप जी, जी मैम। तेज प्रताप जी जैसा कि मैम आप बिल- अभी जी मैम। अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने विचारों को कॉपी पर उतारने, डायरी पर उतारने का समय कैसे निकालते हैं? हमारे दर्शकों को बताएं। मैम ये तो अध्ययन के क्रम में चुनौती युक्त तो होता है, लेकिन कुछ जी, समय निर्धारित कर रखा है और उसी समय में से उसी कठिनाई भरे समय में से ही कुछ समय अपने लिए लेखन के लिए चुनता हूँ और उसमें अपनी कल्पनाओं का, अपने यथार्थ का, अपने समाज का, अपने परिवेश को और अपने उन लोगों को जिन लोगों को अभी तक साहित्य ने कलमबद्ध नहीं किया और अगर किया भी तो हो सकता है कि मैं यह कहूँ कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया, तो उन उन लोगों को कोशिश करते हैं लाने का और एक कोशिश भर है। कहते हैं ना कि ये साहित्य तो सूर्य है, उनके सामने एक दीपक जला रहे हैं। कई बार दीपक बुझती नज़र आती है, कई बार जलती हुई नज़र आती है, लेकिन एक बिल्कुल। उम्मीद है, उम्मीद की दीपक हमेशा जलती रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ निरंतर।
जी। और जी मैम। चलिए, आशा का दीपक जलाए रखिए और लिखते रहिए। उसी आशा के दीपक से लिखी हुई, रोशनी में लिखी हुई कोई रचना हमारे दर्शकों के समक्ष आप प्रस्तुत करें, जिससे हम सब उसका जी मैम। आनंद लें। जी मैम, दो रचनाएं मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो एक भाग्य विधाता, आज के समय में जो जिस परिवेश से हम लोग आते हैं और उनके जी, भाग्य विधाता बनने की जो बात होती है, मैं अपनी कविताओं के बारे में ना कहूँ तो बेहतर है, कविताएं बात कहती है, कविता जी, बोलेगी। तो सुनिए भाग्य स्वागत विधाता है, कविता। नित्य स्वागत है। प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन तुम्हारे अनेक रूप मेरे सामने बनते बिगड़ते, एक भयानक, दूसरा अति मनमोहक, एक न एक रूप मरहम है लगातार, और इस तरह जमाने के शुरू से मेरे कोमलकांत शरीर पर एक गंभीर घाव देते हो। मेरी चीख और मेरे शब्द, फरफराती मेरी आत्मा और मेरे अव्यक्त शब्द तुम्हारे कठोर हृदय को पिघला नहीं पाते हैं। अटूट वेदना है मेरी और कलोल रुदन मेरा, परंतु तेरी आंखें अश्रुहीन। जब भी देखा तुम्हारी आंखों में आंसू की बूंदे, वह हमेशा जबरदस्ती रोने जैसा, जिसमें संवेदना का अंश भी नहीं। तुम्हारी तारीफ पहली जैसी, इसलिए 125 करोड़ जनसंख्याओं के बावजूद जनता कुछ बिगाड़ नहीं पाती। एक एक शब्द में लाख लाख जादू, शब्द भी चुंबकत्व जैसी, इसलिए तुम आकर्षक के केंद्र हो। तुम्हारे इंद्रासन के नीचे न जाने कितनी लाशें पड़ी होंगी, परंतु क्या मजाल किसी की जो तुम्हारे खिलाफ बोल सके। तुम ही हो हत्यारा, तुम ही देवता हमारा। तुम कुछ नहीं हो, फिर भी हो सब कुछ। तुम्हारा यह देव रूप कितने निर्दोषों को का प्रतीक है। ओ कल्याणमयी परमेश्वर, तुम्हारे दया के सब कायल हैं। वे कहीं के नहीं रहेंगे जो तुम्हारा असली रूप का दर्शन करेंगे। और तुम्हारे रूप की हैवानियत जब शिकार करते हैं बच्चे, बूढ़े और गरीब को, तो हम अपनी गरीबी को कोसते हैं और अपने भाग पर रोते हैं, और हम कहते हैं यही ईश्वर की इच्छा है। परंतु तुम्हारे देव रूप हमें तार तार करते हैं। बिल्कुल झूठी है विद्या और करुणा की मूरत तुम्हारी, पर मूरत भी तुम्हारी खूब लुभाती है। मेरे दृढ़ चक्षु प्रतिपल तुम्हारा चेहरा देखना चाहता है। मेरी झुकी हुई पलकें स्वार्थ के वशीभूत होकर तुमसे दया की भीख मांगती है। मेरी जीभ तुम्हारी तलवार चाटती है, परंतु तुम मेरे समर्पण और श्रद्धा को दरकिनार कर देते हो। फिर भी तुम्हारा अभद्र व्यवहार का जयगान मेरी मरी हुई अंतरात्मा नित निरंतर करती रहती है। तुम्हारे झूठ फरेब का इतना तेज उजाला है, तुम्हारी गिरगिट चाल पर इतनी बड़ी भीड़ है, करोड़ों लाखों हजारों की हुजूम सबको आपस में लड़ाते डराते हैं। जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय में बांटते बांटते तुम अपनी जगह पर आ जाते हो, जैसे कहीं तुम गए नहीं हो। फिर शांति, सद्भाव, बड़ी दो मीठी बोल, कानूनी कार्यवाही, सजा भी खूब, न्याय के घर में तुम करते हो दखलंदाजी। वहां भी अपना पराया का खेल, अपने को बचाने के लिए न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हो। अपनी शक्ति का प्रदर्शन खूब करते हो, खूब रंगदारी जमाते हो। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य शास्त्र और संस्कृत शास्त्र पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पर। परंतु सुनो मेरे भाग्य विधाता, मुझे तुम्हारे ईश्वर की अब जरूरत नहीं है। तो एक एक बहुत सुंदर, बहुत यथार्थपरक कविता, समाज की सच्चाई खोल के आपने अपनी कविता में रख दी है। और सर, अपनी कोई दूसरी रचना प्रस्तुत करें। मैं एक धान रोपने कविता सुनाता हूँ। ये स्त्री की वेदना से जुड़ी हुई बहुत मार्मिक कविता है और प्रवासी जीवन से। हम पूर्वांचली लोग
अक्सर यूपी उत्तर प्रदेश के लोग हर साल प्रवासी जीवन जीते हैं और धान रोप करके अपने शरीर का, अपने पैर का, अपने उंगलियों को गलाते हैं। उन्हीं पर केंद्रित कविताएं हैं, पढ़ता हूँ, सुनिए। वर्षों से उंगली सराहती हुई मेरी माँ जब धान रोप कर खेतों से आती है, तब मन होता है कलेजा निकाल कर भी मैं उनका दर्द, जख्म और पीड़ा हट लूं। मगर मेरी बेबसी, लाचारी और असहायपन के अलावा हमारी पीढ़ी के पास और है भी क्या? अनंत वर्षों से खेतों को बेटे के समान प्यार करने वाले मेरे पिता जब धान रोप कर खेतों से आते हैं, तब उनके पैरों की उंगलियों में कीड़े के असंख्य डंक देखकर मन होता है नष्ट कर दूं कीड़ों की प्रजाति को। मगर हमारे लिए यह आसान काम भी तो नहीं है। वर्षों से भैया और पापा को दो वक्त की रोटी को के लिए वर्षों से भैया और पापा को दो वक्त की रोटी के लिए धान रोपनी करने के लिए पंजाब, हरियाणा और न जाने कहां कहां जाते देखकर मन होता है कि ये वक्त ही खत्म कर दूं। मगर वक्त खत्म करना मेरे बस की बात भी तो नहीं। वर्षों की भूख, गरीबी और पीड़ा को दूर करने का भाव लेकर खेत में उतरने वाले मेरे उम्र के दोस्त को देखकर मन होता है हिंदी शब्दकोश से भूख, गरीबी और पीड़ा को मिटा डालो। मगर हमारी पीढ़ी को शब्दकोश मिटाने और बनाने की छूट भी तो नहीं है। वर्षों से धान रोपती काकी जब बेटी की विवाह और दहेज मांगते दूल्हे के परिवार की मांगों की एक लंबी लिस्ट की कहानी सुनाती है, तब मन होता है दहेज प्रथा ही बंद कर दूं। मगर जब इसे सरकार बंद न करा पाई तो हमारी हस्ती भी क्या है? धान रोपने में जब मामी अपने परिवार की टूटती कहानी सुनाती है, वह कहानी है एक व्यक्ति जब अपनी जड़ जमीन से दूर जाता है, बचपन में अपनी मिट्टी को छोड़कर अन्य राज्यों की मिट्टी को मस्तक पर लगाता है, तब उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो जाता है। प्यार और परिवार के इच्छाओं की पूर्ति में जब वह खो जाता है, जब भाई में पिता का अस देख लेता है, तब अपना जड़ जमीन उन्हें सौंप देता है। बेपनाह मोहब्बत जब चरम उत्कर्ष पर होती है, तब उस लड़की से वह शादी कर लेता है। शादी के बाद सृष्टि सृजन के भाव से उनके गोद में 5 बच्चे खेलने लगते हैं। समय का चक्र बड़ा क्रूर होता है। समय उन्हें अपनी मिट्टी में लाकर पटक दिया। 7 सदस्यों का जीवन दुभर हुआ। राम भरत के भाई वाले आदर्श देश में भाई ही जान का दुश्मन हुआ। मौत के घाट उतारकर ही उनकी आत्मा शांत हुई। मगर जीवन का चक्र थोड़े रुकता है, यह द्रुत गति से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। मरने से वह पूर्व जबरदस्ती अपनी जमीन में घर बना दिया था, परिवार को व्यवस्थित किया था। 2 राज्यों की प्रेम कहानी में, प्रवासी जीवन की रवानी में, भातृत्व प्रेम की भावुकता में जड़ जमीन लिखाई जाती है जब अपनी मिट्टी छूट जाती है। कई बार एक इंसान की मौत हो जाती है जब मन आंसुओं से भर जाता है, तब मन होता है कि प्रवासी जीवन इंसान को जीने ही ना दूं। मगर हमारे बस की ये बात भी तो नहीं। धान रोपनी जीवंत कथा है, स्मृति की वफा है, सृष्टि का संघर्ष गाथा है, अशब्द अधरों का भास है, दुख दर्दों के बावजूद किसानों का प्रकाश है। भारत देश के यही एकमात्र आस है। भारत देश की यही एकमात्र आस है। बहुत सुंदर, बहुत खूब आपकी रचना तेज प्रताप जी। शुक्रिया मैम। जी, विनीता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विनीता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं मैम? विनीता जी को
विनीता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? शायद नेटवर्क में कोई दिक्कत है, हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो तेज प्रताप जी, मेरा अनुरोध है आपसे, निवेदन है कि आप अपनी कोई और रचना तब तक हमें सुनाएं, हमारे दर्शकों के समक्ष हमारे पटल पर रखें। एक मैं सुनाता हूँ, थोड़ी सी ये कविताएं बहुत अच्छी कविताएं हैं और मैं जी आपको सुनाना चाहता हूँ। लक्ष्मी रोती है, जिसे मैंने गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा के सामने बिहार साहित्य सम्मेलन भवन में सुनाया था। जी वह भी स्त्री जीवन से ही जुड़ी हुई है। और एक कविता और मैं सुनाऊंगा, एक गिलास दूध। जी पहले लक्ष्मी लक्ष्मी रोती है, सुनिए। जब होती जन्म बेटी की, सासू माँ रुठ जाती है। कुलक्षणी, कुल रूपी और कुल विनाशनी कहकर हमें रुलाती है। कष्ट पीड़ा दुख देखकर भी परिवार का बोझ बताती है। तब अकेले में मेरी लक्ष्मी बेटी सिसक सिसक कर रोती है। जब बड़ी होती वह प्यारी गुड़िया, समाज प्रतिबंध लगाता है। हंसना, बोलना और पढ़ने जैसा मूल अधिकार भी छीन लेता है। सारे सपनों के टुकड़े लेकर जब मेरे निकट से वह गुजर जाती है, तब अकेले में मेरी लक्ष्मी बेटी सिसक सिसक कर रोती है। जब कोई तोड़ता है इस दूषित बंधन को, तो समाज थप्पड़ मारता है। सड़कों, गलियों और नगरों में मनचले उन्हें सताते हैं। पुरुष प्रधान समाज में उनकी आवाज जब दबकर रह जाती है, तब अकेले में मेरी लक्ष्मी बेटी सिसक सिसक कर रोती है। कभी कभी समाज की रीति रिवाज उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं। जन्नत भरी दुनिया में आने से पहले ही रोक लेते हैं। ऐसे पतितों के लिए मेरी लक्ष्मी बेटी तलवार बन जाती है। उन मासूम बच्चों की याद में मेरी लक्ष्मी बेटी सिसक सिसक कर रोती है। ऐसे पापी अत्याचारों की हस्ती जब वह हिम्मत से मिटाती है, तब मेरी लक्ष्मी बेटी साक्षात दुर्गा बन जाती है, साक्षात दुर्गा बन जाती है। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपकी रचना। विनीता विनीता वर्णवाल जी, मैम, हाँ विनीता मैम आप आज गई हैं, तो उन्हीं से सुनिए। जी सुने। मैम आ गई हैं। जी, नेटवर्क इश्यू हो गया था। नेटवर्क जी कितना भी अच्छा ले लीजिए तो वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर ही देता है। हाँ हाँ, वो तो डिस्टर्ब होता रहता है। जी। तो विनीता जी, जैसा कि एक प्रश्न है आपके लिए भी कि आपने अभी तक, आप लेखन का कार्य करती हैं, आपने अभी तक किन-किन विधाओं में लिखा है? जी, अभी तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं अभी पद पे ही हूँ। सिर्फ़ क अभी तो मैंने जी, कविता का ही उल्लेख किया हुआ है, कविता ही मैंने अभी तक लिखा हुआ है। छोटी जी, बहुत कहानियाँ हैं, पर कहीं अभी ना कोई पोस्ट हुआ है, ना कहीं उसे भेजा है। डायरी लेखन मैं हुँ, करती हूँ शुरू से, पर अभी उसका कुछ कोई वास्तविकता से मतलब नहीं है दूर-दूर तक। तो सिर्फ़ अभी मैं कविताओं से ही मैं रिलेटेड हूँ, कविता ही लिखती हूँ आई हूँ, अ चलिए अन्यथा बहुत अभी कुछ बहुत नहीं। अच्छे। तो अपनी कोई कविता हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें मैम। बिल्कुल, बिल्कुल दी। मेन इस कविता का शीर्षक है अभिमान। आजकल के समय में ना सबको यहाँ पे बहुत बड़ा-बड़ा अभिमान रखा हुआ है। जी, सबके को इतनी घमंड, ये नाज़ इतने ज़्यादा हैं, तो बड़े लोगों की बात आज मैं नहीं करूँगी। ये अभिमान एक छोटी-सी बच्ची है, वो अपने पापा से, दादा से, चाचा से वो सवाल करती है। अभी छोटी बच्ची क्या जानेगी अभिमान क्या होता है? तो एक ये सवाल है, उस सवाल का ही जवाब इस कविता के ज़रिए, ये सवाल भी इस कविता के ही माध्यम से मैं बताऊँगी। वो पूछती है, मिलते कहाँ हैं ये अभिमान के मोती? मिलते कहाँ हैं ये अभिमान के मोती? काश मिलता मुझे, मैं भी चैन से सोती। काश मिलता मुझे, मैं भी चैन से सोती। दादाजी ने बोला, नोटों की गठरी से जन्म लेता है अभिमान। दादाजी ने बोला, नोटों की गठरी से जन्म लेता है अभिमान। मैंने सोचा, तब तो मेरी छोटी-सी गुल्लक से घट जाएगा इसका सम्मान। तब तो मेरी छोटी-सी गुल्लक से घट जाएगा इसका सम्मान।
मिलता कहाँ है अभिमान का मोती। चाचा जी ने बोला, अंग्रेजी पाठशाला की पटरी पर चलता है सम अभिमान। अंग्रेजी पाठशाला की पटरी पर चलता है अभिमान। मैंने सोचा, तब तो मेरी छोटी सी सरकारी बस्ती से छिन्न हो जाएगा इसका सम्मान। तब तो मेरी छोटी सी सरकारी बस्ती से छिन्न हो जाएगा इसका सम्मान। मिलते कहाँ हैं अभिमान के मोती। पापा जी ने बोला, सोने के बक्से में हुनर के हिती हुनर के हुनर से के हीरे से चमकता है अभिमान। सोने के बक्से में हुनर के हीरे से चमकता है अभिमान। मैंने सोचा, तब तो मेरी साधारण सी कविताओं वाले डायरी में पिघल जाएगा इसका सम्मान। मैंने सोचा, मेरी छोटी सी साधारण कविताओं की डायरी में पिघल जाएगा इसका सम्मान। मिलते कहाँ हैं अभिमान की मोती, मिलते कहाँ हैं अभिमान के मोती। ये मेरी बहुत छोटी सी सुंदर रचना थी। आपकी रचना, बहुत अच्छी और कविता है। बहुत ही अर्थपूर्ण, बहुत सुंदर आपकी रचना अभिमान। मैम, अपनी एक और रचना हम सुनना चाहेंगे हम सब। बिल्कुल जी। ये मेरी रचना महिलाओं पे, स्त्रियों पे है। एक तरह से कह दीजिए जितनी गृहिणियाँ हैं, ये उनके ऊपर है। कल वुमेन्स डे था, एक दिन क्यों मनाना है वुमेन्स डे? रोज मनाइए। औरतों का सम्मान एक दिन करने से थोड़ी ना होगा, रोज करिए। तो ये मेरी रचना उन्हीं लोगों, आज उन औरतों के लिए ही है। हैंगर में इसका मैंने शीर्षक रखा था तकलीफ, ये इसका शीर्षक था। हैंगर में कभी-कभी सिर्फ रेशमी वस्त्र नहीं टांगती मैं। हैंगर में कभी-कभी सिर्फ रेशमी वस्त्र नहीं टांगती मैं, कभी टांग कर भूल जाती हूँ अपने ख्वाहिशों से भरी थैली। कभी टांग कर भूल जाती हूँ अपने ख्वाहिशों से भरी थैली। कभी टांग देती हूँ मुस्कान वाला बस्ता और भूल जाती हूँ। जुड़ जाती हूँ बड़ों की चाहतों में, डूब जाती हूँ बच्चों की फरमाइशों में, झूम जाती हूँ रिश्तों की हर ताल पे। कभी-कभी हैंगर में रेशमी वस्त्र नहीं टांगती मैं। अच्छा है कि मैं भूल जाती हूँ, याद रखने में तकलीफ बहुत है, याद रखने में तकलीफ बहुत है। हैंगर में सिर्फ चाबी के गुच्छे नहीं टांगती मैं, कभी टांग कर भूल जाती हूँ सुनहरे सपनों के छल्ले में भविष्य की अनमोल चाबियां। सुनहरे सपनों के छल्ले में भविष्य की अनमोल चाबियां। कसमोकस के ताले को रोज खोलती हूँ, सुख दुख से लिप्त कसमोकस के ताले को रोज खोलती हूँ। उलझनों से निर्मित दरवाजे न जाने क्यों बंद मिलते हैं। उलझनों से निर्मित दरवाजे न जाने क्यों बंद मिलते हैं। अच्छा है मैं भूल जाती हूँ, याद रखने में तकलीफ बहुत है, याद रखने में तकलीफ बहुत है। धन्यवाद दी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी आपकी कविता। तेज प्रताप जी, जी मैम। जैसा तो कि आपने कविताएं, बताया कि आप आलोचना लिखते हैं और पद्य भी लिखते हैं, ज्यादा पद्य लिखते हैं, आलोचना भी लिखते हैं, तो ये सर जी लेखन का कविता शौक तो आपको। जी जी, सर जी कविता कोई तो नहीं बोलिए। ज्यादातर ऐसा मतलब कहानियों से ही बुना बुना है, हुआ सा है। सर ने भी हाँ, 2 रचना पढ़ी, दोनों रचना इनकी एक लेख की तरह ही मुझे लगा कि किसी की कहानी को सर ने बड़े अच्छे से कविता का रूप दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तेज प्रताप जी, अपनी कोई रचना, मतलब ये लेखन का शौक कब से शुरू हुआ आपको? ये थोड़ा सा मैम बताएं, फिर अपनी कोई रचना रखें। 9th-10th में जब था, उसी समय से जी लिखने के प्रति और रुझान जगी और वो निरंतर बढ़ती चली गई। एक अच्छे हिंदी के अच्छे प्राध्यापक हम लोगों को स्कूल में मिले थे, तो वहीं से यह रुझान बढ़ी। पहले शेरो शायरी से शुरुआत हुई थी, जैसे 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। जिंदगी की राहों में इंसान ठोकरें बहुत खाते हैं, मुसीबतों में इंसान बहुत लड़खड़ाते हैं, मुसीबतों को दिल थाम के पकड़ लो ए मेरे दोस्त,
क्योंकि मुसीबतों से लड़ने वाले इंसान सफलता ज़रूर पाते हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे सुंदर। इसी तरह से फिर कविताओं में रुझान बढ़ती चली गई मैं। बस यही कहूँगा इस विषय में, ज़्यादा चलिए, नहीं कहूँगा। अपनी कोई जी। रचना सुनाइए, हम सब सुनना छोटी-छोटी चाहते हैं। छोटी-छोटी 2 रचनाएँ सुनाता हूँ और 1 लंबी रचनाएँ सुनाऊँगा अगर समय होगा तो। नहीं तो छोटी नहीं सर, कविताओं हमारे के पास साथ में समय सिर्फ 3 मिनट ही है, 3 या 4 मिनट हम कह सकते हैं, तो हाँ, तो उतने में छोटी-छोटी कविताएँ छोटी 2 कविताएँ सुनाता हूँ। एक है चुप्पी, जी, जिसे गाकर सुनाता हूँ। बच्चों पर मार पड़ रही है और तुम चुप हो, और तुम चुप हो। दिन दहाड़े गोलियां चल रही है और तुम चुप हो, और तुम चुप हो। तो याद रखो ये चुप्पी तुम्हारी गुलामी की निशानी है, गुलाम की निशानी है। बस कविताएं खत्म। एक कविता और सुनाता हूँ मैं। जी, आसमान की लालिमा। तुम जो आसमान में लालिमा देख रही हो, वह किसी का रंग नहीं है। वे वे रंग लाखों करोड़ों मजदूर के तन से खींचा गया लहू है, जिसे सोख कर सुखा दिया गया, उस नदी की भांति जिसे पीकर करोड़ों लोग वर्षों तक जिंदा रहते थे। कविताएं खत्म। एक कविता छोटी सी है, समझने की जद्दोजहद। क्या मैं पाठ कर सकता हूँ या विनीता में अगर पढ़ करेंगे तो करें? नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। एक कविता है समझने की जद्दोजहद, ये भी 4-5 पंक्तियों की है। समझने जी, की जद्दोजहद में न जाने कितने मुझसे दूर हुए, कुछ मुझसे चूर-चूर हुए और कितने बेकसूर हुए। बस पंथ अकेला का रास्ता मैंने जो अख्तियार किया, दुश्मनों पर जानिसार किया, दोस्तों से प्यार किया। दुश्मनों पर जानिसार किया, दोस्तों से प्यार किया। कुछ छोटी-छोटी कविताएँ और सुना ही देता हूँ, जी, 1-2 मिनट के लिए करके, क्योंकि आत्म आलाप मेरी 55-54 नंबर की कविता है आत्म आलाप। इसमें 19 छोटी-छोटी कविताएँ हैं, उन्हीं से कुछ सुनाता हूँ। जैसे जिन नैनाओं ने दूध पिलाया बाटी और कटोरों, जिन नानाओं ने दूध पिलाया बाटी और कटोरों में, जिन मामाओं ने प्यार दिया है हृदय के खजानों में, नानी मौसी मामी की नानी मौसी मामी का मैं प्यार सुनाने आया हूँ। नानी मौसी मामी का मैं प्यार सुनाने सुनाने आया हूँ। मैं तेजस्वी हूँ, तहलका मचाने आया हूँ। इस कविता का शीर्षक ही है आत्म आलाप, इसीलिए। फिर एक कविता है, जब मैं दुखी था तब भी हंसता था, आज मैं दुखी हूँ तब भी हंसता हूँ, आगे सुखी बनूंगा तब भी हंसूंगा, कसम से पूरी जिंदगी हंस हंस कर गुजार दूंगा, जिसे रोना है रोए, मुझे क्या परवाह, मैं बेपरवाह हूँ। इसी तरह से बहुत कई बढ़िया। कविताएं हैं। बस मैं समय आपका खत्म हो रहा है तो मैं अपनी बात यही एक और खत्म करता छोटी कविता अगर सुनाना चाहते हैं, तो एक कविता और आप अपने लिए सुना सकते हैं। हूँ। जी मैम, बस। हाँ, ये कोरोना काल की कविता है मैं, जिसमें हम लोग कई तरह से परेशान थे। हम सब मारे जाएंगे कभी बम, संक्रमण और ईर्ष्या से। हम सब मारे जाएंगे कभी बम, संक्रमण और कभी ईर्ष्या से। जो बच जाएंगे वे भी मर जाएंगे, जो बच जाएंगे वे भी मर जाएंगे, एक दूसरे के चित्कार सुनकर। अंततः मृत्यु ही विजयी होंगे मनुष्य के तुच्छ जीवन के आगे। अंततः मृत्यु ही विजयी होंगे मनुष्य मनुष्य के तुच्छ जीवन के आगे। लग रहा है दी का नेटवर्क इस समय इशू है, उनका जी मैम। नेटवर्क नहीं है सर। आप फिर एक कोई और सुना दीजिए, आ जाएँगी फिर दी तब तक। एक कविताएं सुना देता हूँ। एक है, क्या सुनाऊं मैं? चलिए अब समय भी हो गया है तो छोड़ ही रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ही हैं
और लाइव तो चल रहा है मैम, आएँगे कोई तब बात इस नहीं लाइव सर, का लाइव चल रहा है।